हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में बेरोजगारी एवं दरिद्रता या फिर गरीबी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी एग्जाम होता है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और अपनी जो पिछली 2 वीडियो डाली हैं उसमें अपन ने बेरोजगारी पढ़ी है, बेरोजगारी के साथ साथ NSSO भी पढ़ा है, बेरोजगारी के प्रकार पढ़े हैं, बेरोजगारी होती कैसे है, वो सब अपन ने पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। 1 घंटे की टोटल क्लास है, हमने आधे आधे घंटे के 2 पार्ट करके वो क्लास पढ़ाई है। ठीक है, फिर अब अपन बात करेंगे दरिद्रता की। दरिद्रता यानी गरीबी की। तो गरीबी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं गरीबी या फिर दरिद्रता। तो गरीबी की बात करते हैं, गरीबी होती क्या है या फिर दरिद्रता होती क्या है। तो इसमें देखते हैं कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसमें समाज का एक समूह अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है, वो आता है गरीबी। यानी समाज का एक मूलभूत, या फिर ऐसे बोले कि जिस समाज का कोई एक वर्ग हो गया, कोई लोग हो गए, वो मूलभूत सुविधाएं कौन सी होती हैं आज के टाइम में। एक तो शिक्षा हो गई, मूलभूत सुविधा है भाई, रोटी भी जरूरी है खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए, और अच्छे काम करने के लिए स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। अगर किसी के पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो वो गरीब की श्रेणी में आता है, या अपन उसको दरिद्र व्यक्ति या गरीब व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, ये अपनी हो गई परिभाषा। तो ये अब अपन अपनी लिख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो कि यह एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसमें समाज का एक समूह मूलभूत सुविधाओं कौन कौन सी होगी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है, स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है, तो वो अपने गरीबी की श्रेणी में आता है। फिर अपन बात करते हैं कि गरीबी हो गई, फिर एक गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत दिया था, वो दिया था प्रोफेसर रेगनर ने। यानी अपन ऐसे बोल रहे हैं कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पे अपन डालते हैं गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये दिया था प्रोफेसर रेगनर ने, प्रोफेसर रेगनर द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का मूल कारण स्वयं गरीब है। यानी कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि मैं गरीब हूँ, और मैं गरीब क्यों हूँ, मैं मेरी वजह से गरीब हूँ क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे कमाऊंगा या रोजगार करूंगा तो मेरी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर मेरे अंदर रोजगार की इच्छा उत्पन्न होती है, अपन जो पहले वाला टॉपिक था पढ़ा था बेरोजगारी, उसमें पढ़ा था कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा, और उसके अंदर काम करने की इच्छा होगी, तो उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरे अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है, तो मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। चाहे कितनी ही सरकारें आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, कितनी ही योजनाएं लेके आ जाए, भाई मुझे फ्री में तो कोई खाना आके दे के नहीं जाएगा घर पे कि भाई ये ले तेरा महीने का खाना, ये ले तेरे महीने का खर्चा। मुझे भी कमाना तो पड़ेगा नहीं ना, मेरी गरीबी को दूर करने के लिए। गवर्नमेंट तो एक तरीके से कुछ सुविधा ही दे सकती है, कुछ योजनाएं चला सकती है कि भाई आप यहाँ पे काम करो। जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा में भी गवर्नमेंट आपको 100 दिन तो काम करवाती है, चाहे वो रोड की साफ सफाई करनी हो गई हो, स्कूल के ग्राउंड साफ करने हो गए हो, फिर कोई भी काम होता हो जिससे उनको भाई पैसे मिले, यानी कुछ काम तो हो, उनको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी उनको जाके गवर्नमेंट भी कुछ सुविधाएं देती है रोजगार की। घर बैठे तो आपको कोई कुछ भी नहीं देगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है,
ये हो जाएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार मूल कारण, इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का मूल कारण स्वयं गरीब है। स्वयं गरीब है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है कि ये था गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। और ये भाई कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था, तो अपना आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर द्वारा। और इसका ये कहता क्या है, ये कहता है कि गरीबी का मूल कारण स्वयं गरीब ही है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर उसको खाने पीने रहने के लिए कौन पैसे देके जाएगा, कोई नहीं देके जाएगा, तो स्वयं गरीब ही है। फिर अपन बात करते हैं गरीबी के कारण, कि गरीबी या दरिद्रता के कारण कौन कौन से होते हैं। फिर अपन यहाँ पे लिखते हैं कारण। कारणों की अपन बात करते हैं, कारण कौन कौन से हो जाएंगे। पहला कारण हो जाएगा अपना बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला कारण हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या। फिर दूसरा कारण अपना हो जाएगा राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि मैं हूँ प्रति व्यक्ति आय, यानी मेरी आय कितनी है। गवर्नमेंट हर साल नए नए आंकड़े प्रकाशित करती है कि भाई इस साल की प्रति व्यक्ति आय इतनी है। मान लेते हैं कि मैं महीने के 15,000 रुपये कमाता हूँ। ठीक है, अब कोई ऐसी मेरी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, यानी मुझे पेमेंट कम मिलने लग गई, मुझे 15 की बजाय 10,000 ही मिलने लग गए, तो मेरा दूध का, पानी का, बिजली का, रहने का, कपड़े भी, शिक्षा भी, सब जगह भाई खर्चा तो उतना ही है, लेकिन मेरी आय तो कम ही हो गई ना, तो मैं धीरे 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 गरीब होता जाऊंगा। यानी मैं कुछ अपनी सुविधाओं में कटौती करूंगा। जैसे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रखा था, अपनी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, यानी अपने पास सैलरी कम आने लग गई, तो हम उस अच्छे प्राइवेट स्कूल से कुछ थोड़ी सी और हल्के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाल देंगे जहाँ खर्चा कम होगा, लेकिन वहाँ बच्चों को सुविधाएं कम मिलेंगी। अपन भाई अच्छा खाना खाते थे, दोनों टाइम सब्जियां खाते थे, अब अपन ने एक टाइम ही सब्जी कर दी, तो अपन धीरे 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 करके गरीबी में बढ़ते हैं ना। अपन जैसे ही अपनी प्रति व्यक्ति आय कम होती जाएगी, अपन धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और भी मान लेते हैं कि अपन ने पहले जैसे प्रति व्यक्ति आय अपनी अच्छी थी या ठीक थी, तो अपन फ़ोन में रिचार्ज करा लेते थे, महीने का खूब महंगा महंगा रिचार्ज कराते थे। जैसे ही अपनी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, अपन ने 1000 की बजाय 500 का रिचार्ज कराना शुरू कर दिया, उससे अपने को कम सुविधाएं मिलने लग गई। तो ऐसे इन्हीं कारणों की वजह से गरीबी में भी बढ़ोतरी होती जाती है। फिर अपन तीसरे कारण की बात करें कि तीसरा कारण क्या होगा, कि भारत में आय का असमान वितरण। भारत में आय का असमान वितरण, ये तो सबको पता ही होगा कि भाई किसी की सैलरी समान नहीं है, असमान वितरण। जैसे कोई आदमी है, वो मजदूरी ही कर रहा है। अब कोई आदमी जैसे वो बोरे चढ़ाने का काम करता है, बड़े बड़े ट्रकों में, ठेलों में जो अपने अनाज की बोरियां होती है, और उसको पर बोरी 10 रुपये मिलते हैं कि भाई वो आप एक बोरी चढ़ाओगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। मान लो वो दिन की 100 बोरी चढ़ाता है तो उसके हो गए 1000 रुपये, 50 बोरी चढ़ाएगा तो 500 हो गए, 40 चढ़ाएगा तो 400 हो गए। लेकिन दूसरी जगह पे एक आदमी वही फैक्ट्री में जाता है और उसको दिन के 600 रुपये मिलते हैं, चाहे वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन उसको 600 तो मिलेंगे। एक दूसरा है, उसको बेचारे को मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसको मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, अगर वो मेहनत कम करेगा तो उसको उस हिसाब से मजदूरी भी कम ही मिलेगी। तो ये हो गया असमान वितरण, यानी उसकी आय तो बनी हुई है लेकिन उसकी बेचारे की घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी वो बीमार हो गया तो मान लो दिन में 20 बोरियां ही चढ़ा पाया तो उसको 200 ही मिलेंगे, लेकिन वो बीमार है, अपने नौकरी पे गया है तो उसको 600 रुपये ही मिलेंगे। ये होता है असमान वितरण। फिर अपन अगले की बात करते हैं, अगला हो जाएगा अपना बढ़ती बेरोजगारी। और बेरोजगारी वाला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है 2 वीडियो में। ये हो जाएगी बढ़ती बेरोजगारी। फिर अपन बात करते हैं दूसरे की, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की
कमी, ये सिर्फ गरीबी के कारण है। फिर अपन बात करते हैं आखिरी कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, ये भी गरीबी के कारण बनती है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ। अब जैसे कुरीतियों की बात करते हैं, कोई एक समाज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपन मान लेते हैं कि कोई समाज अपना है ए, इस समाज का नाम ए है। अब इस समाज में क्या है कि भाई कोई, और यहीं पे मान लेते हैं कि ये समाज यहाँ रहता है एक बड़े से शहर के पास, और इस शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और उन फैक्ट्रियों में मजदूरों की बहुत सारी आवश्यकता है। ठीक है। अब इस समाज में क्या धारणा है कि भाई जो पुरुष है, जो इस समाज के जो पुरुष है, वो पुरुष ही इन फैक्ट्रियों में यानी घर से बाहर जाके काम कर सकते हैं, महिलाओं को काम करने की इजाज़त ये समाज नहीं देता है। तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि पुरुष जाता है, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 5 बजे वापस घर आता है, और इस दिन को उसको 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अब जो महिलाएं हैं वो घर पे ही रहती है, घर पे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन इनको समाज में बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो ये खाली 800 रुपये ही इनकी आमदनी हो रही है इस पूरे परिवार की। अब मान लेते हैं अगर ये कुरीति नहीं होती तो ये महिला भी इसके साथ काम करने जाती, ये भी भाई 8 से 5 तक काम करती और 800 रुपये ही ये लेके आती, तो यानी ये दिन के 1600 रुपये हो गए ना। ये गरीबी रेखा से ऊपर ही उठ रहे हैं भाई, इनकी कमाई बढ़ रही है। तो ये कुरीतियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से समाज में गरीबी भी बनी रहती है, लोगों को काम करने की या बाहर जाके काम करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं निर्धनता के प्रकार। ये कुछ 5-6 कारण थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको खूब अच्छे से समझा दिया है। अब अपन बात करते हैं निर्धनता के प्रकार यानी गरीबी के प्रकार। निर्धनता के प्रकार, निर्धनता के प्रकार की बात करें तो मेनली अपन दो भागों में बांटते हैं इसको। पहला होता है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी होती है निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, ये दो प्रकार हैं निर्धनता के। सापेक्ष निर्धनता में क्या होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं निर्धनता। सापेक्ष को इंग्लिश में बात करें तो ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। और ये होती है निरपेक्ष में एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, सापेक्ष निर्धनता में कहते हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, ये आय तथा जनसंख्या के मध्य का तुलनात्मक अध्ययन, ये आय की विषमता को दर्शाता है। कैसे, इसके अंदर दो विधियां हैं, दो विधियों की तरह से ही हम निर्धनता को मापते हैं। एक तो होता है लोरेंज वक्र विधि और दूसरा होता है गिन्नी गुणांक। लोरेंज वक्र विधि और गिन्नी गुणांक अभी हम पढ़ेंगे, तो पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं सापेक्ष निर्धनता की, कि सापेक्ष निर्धनता होती क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि यह तुलनात्मक अध्ययन होता है, कि यह तुलनात्मक अध्ययन होता है, यह आय व जनसंख्या के मध्य तुलनात्मक अध्ययन है। किसके मध्य, जनसंख्या और आय के मध्य तुलनात्मक अध्ययन है। और इसकी बात करते हैं, यह आय की विषमता को दर्शाता है, यह आय की विषमता को दर्शाता है, विषमता को दर्शाता है। ये चीज अपने को याद रखनी है, आय की विषमता को दर्शाता है। ये थोड़ा सा गिचपिच हो गया कि ये सापेक्ष निर्धनता की बात करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, आय और जनसंख्या के मध्य होता है। तुलनात्मक अध्ययन किसके मध्य होता है, आय और जनसंख्या के मध्य, कि भाई इस जनसंख्या की इतनी आय है, और ये आय की विषमता को दर्शाता है, यानी किसी की आय कम है, किसी की ज़्यादा है। और ये अपन दो विधियों से पढ़ सकते हैं। जो सापेक्ष निर्धनता है इसकी अपन दो विधियां हैं। पहला तो हो जाएगा लोरेंज वक्र विधि, लोरेंज वक्र विधि। अब लोरेंज वक्र विधि की बात करें कि ये क्या होती है, इसके अंदर होता है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था समता रेखा के जितना नजदीक आएगी, आय समानता घटती जाएगी। जैसे अपन एक पहले तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे,
अब जो ये मध्य से रेखा जा रही है इसको बोलते हैं समता रेखा। ठीक है, ये अपनी हो गई समता रेखा। ये वाली रेखा अपनी है समता रेखा। उसके बाद जो ये वाली रेखा होती है, एक ये वाली, ये होती है आय की असमानता। ठीक है, जो ये बीच का जो गैप होता है इन दोनों के मध्य ये होता है आय की असमानता। आय की असमानता कैसे? अब जैसे अपन बात करते हैं कि जो समता रेखा है, यानी जो ये 45 डिग्री के कोण पर है, यहाँ पे लिखते हैं अपन कि समता रेखा आय की पूर्ण समानता को दर्शाती है। आय की पूर्ण समानता को दर्शाती है। समानता को दर्शाती है। फिर अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अब जो ये आय वाली रेखा है ना, ये तो हो गई 0 डिग्री, यानी ये होगी शून्य रेखा। इसको जो समता रेखा को बोलते हैं, ये तो शून्य रेखा हो गई। अब मान लेते हैं ये किसी की आय रेखा है, किसी इकोनॉमी या किसी अर्थव्यवस्था या अपने ही देश की आय रेखा ये वाली है जो नीचे से होकर जा रही है, ये वाली दूसरी वाली। अब जो ये गैप हो गया ना, ये तो समांतर रेखा हो गया और ये आय रेखा हो गया। इन दोनों के मध्य का जो गैप आ गया ना, ये होता है आय की असमानता। कैसे बात करते हैं कि यदि कोई अर्थव्यवस्था समता रेखा के जितना नजदीक आएगी, आय की असमानता घटती जाएगी। यानी यहाँ पे लिखते हैं यदि कोई अर्थव्यवस्था आय की समता रेखा के जितना नजदीक आएगी, आय की असमानता घटती जाएगी। ठीक है, ये हो गया कि यानी कोई भी अर्थव्यवस्था, यानी ये एक अर्थव्यवस्था वाली रेखा है, ये वाली एक अर्थव्यवस्था वाली रेखा है। इस अर्थव्यवस्था वाली रेखा में अगर ये रेखा जितना इसके नज़दीक आती जाएगी, यहाँ पे जितना इसके नज़दीक आती जाएगी, आय की असमानता घटती जाएगी, और ये जितना दूर जाती जाएगी, आय की असमानता बढ़ती जाएगी। अब हम इसमें लिखते हैं कि जितना दूर जाएगी, आय की असमानता बढ़ती जाएगी। आय की असमानता बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये होता है अपना लोरेंज वक्र विधि। यानी ये आय की जो समता रेखा है 45 डिग्री, ये तो पूर्ण समता समानता को दर्शाती है कि अगर इस रेखा के आसपास अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था चलेगी तो वहाँ पर सब लोगों की आय समान होगी। लेकिन अगर इन दोनों का गैप बढ़ता ही जाएगा तो आय की असमानता बढ़ती जाएगी। ये होती है लोरेंज वक्र विधि। ठीक है, और ये क्या करता है कि आय की समानता और असमानता को दर्शाता है। ये अपन पढ़ रहे हैं सापेक्ष निर्धनता में, यानी यहाँ पे तुलना हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है। तो ये अपना हो गया आय की समानता और असमानता को दर्शाता है, या विषमता या अविषमता को दर्शाता है। और ये जो समता रेखा है अपनी ये वाली, अगर हम समता रेखा की बात करते हैं तो समता रेखा का मान हमेशा शून्य होता है, यानी इसका मान हमेशा शून्य होता है। अगर इसके पास किसी अर्थव्यवस्था की लाइन आती जाएगी तो आय की असमानता कम होती जाएगी। अगर इन दोनों के मध्य दूरी बढ़ती जाएगी तो असमानता भी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं दूसरा निरपेक्ष। ये तो हो गई सापेक्ष विधि वाली। फिर अपन बात करते हैं निरपेक्ष। अब अपन बात करेंगे निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता की बात करें तो निरपेक्ष निर्धनता निकल जाती है कि एक व्यक्ति परख अध्ययन होता है। यानी व्यक्ति परख अध्ययन कैसे होता है कि यह उस व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी पे डिपेंड करता है कि यानी वो व्यक्ति प्रतिदिन में कितना आहार खाता है या कितना उपभोग करता है या व्यय करता है,
उसके आधार पर किया जाता है, यानी इसका मापन कैलोरी या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसे हेड काउंट मेथड कहते हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर निर्धनता का मापन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें लिखते हैं कि यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन होता है, व्यक्तिपरक अध्ययन होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे इसका मापन कैलोरी या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और इसे हेड काउंट मेथड भी कहते हैं, इसे हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। एक लाइन और लिखनी है कि भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता का मापन इसी विधि के द्वारा किया जाता है, निर्धनता का मापन इसी विधि द्वारा किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में क्या था, उसके अंदर अपन प्रति व्यक्ति आय से माप रहे थे कि भाई इसकी प्रति व्यक्ति आय इतनी है, फलाने आदमी की इतनी है, मेरी आय इतनी है, उसकी आय इतनी है, या उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय इतनी है। यानी उसके अंदर जो अपनी जो समता रेखा थी, हम उसके अकॉर्डिंग मान रहे थे कि आय और जनसंख्या के अनुपात से अपन देख रहे थे। और निरपेक्ष निर्धनता कैसे मापते हैं, इसका होता है हेड काउंट मेथड, यानी प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके आधार पर देखते हैं कि भाई ये अपने दिन में डेली इतने कैलोरी का उपभोग करता है या इतने रुपए का ये दिन में खर्चा करता है, तो उस आधार पर निर्धनता का मापन किया जाता है। ये होगी दोनों, यानी इसका मापन कैलोरी या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं इन दोनों में भेद देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या इन दोनों में सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पे अपन लिखते हैं सापेक्ष निर्धनता को दरिद्रता ही बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाए आप लोग। और इधर आ जाएगी निरपेक्ष निर्धनता। तो इसमें पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है आय का और जनसंख्या का। ठीक है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है और इसमें व्यक्तिपरक अध्ययन होता है, यानी एक एक व्यक्ति के जो प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। फिर इसकी बात करें कि इसमें आय तथा जनसंख्या की तुलना होती है। और इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग का मापन किया जाता है, इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग का मापन किया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, यही प्रति व्यक्ति उपभोग का मतलब हो गया कि मैं एक दिन के अंदर कितने रुपए खर्च करके कितने सामान खरीदता हूँ, कितना अपने खाने के लिए खर्च करता हूँ, कितने अपने दिन के बिजली का रेंट का भरता हूँ, वो होता है इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग। और इसमें आय तथा जनसंख्या, यानी मेरी प्रति व्यक्ति आय, यानी मैं महीने का कितना कमाता हूँ, और इसमें क्या होगा कि मैं दिन का कितना खर्च करता हूँ। इन दोनों में ये डिफरेंस है। फिर ये बात करते हैं कि ये सैद्धांतिक अवधारणा है, ये नहीं खाली सिद्धांत से इसको अवधारित किया गया है, और ये अपनी हो जाएगी व्यवहारिक अवधारणा है।
ठीक है, फिर अगला पॉइंट बात करें कि इसके मापन की दो विधियां हैं। इसके मापन की विधि दो है और इसके मापन के लिए समितियां होती है, और इसके मापन के लिए समितियां बनती हैं, समितियां गठित होती हैं, और उन समितियों का अपन अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि विकसित देशों में काम में ली जाती है। ये होता है विकसित देशों में, विकसित देशों में काम आती है, और ये अपने विकासशील देशों में काम आती है। ये हो जाएगा विकासशील देशों में काम आती है। ठीक है, ये अपनी हो गई सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता की तुलना। फिर अपन बात करते हैं कि दरिद्रता से या निर्धनता से संबंधित कुछ समितियां, वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन समितियों की बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि दरिद्रता से संबंधित समितियां, कुछ समितियां हैं या इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, वो समितियां हैं, वो अपन पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लकड़ावाला समिति की। लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति की बात करें तो ये इसकी रिपोर्ट हुई थी 1993 के अंदर। और आधार किसको माना था इन लोगों ने, यानी किस चीज को आधार मानकर इन लोगों ने इस समिति से निरपेक्ष निर्धनता का आकलन किया था, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ये हो जाएगा CPI, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें क्या किया था कि इन लोगों ने अलग अलग यानी शहरी और ग्रामीण दोनों को अलग अलग निर्धारता का सूचकांक का निर्धारण किया था। इसमें क्या करेंगे कि इन्होंने प्रत्येक राज्य में अलग अलग ग्रामीण, प्रत्येक राज्य में अलग अलग ग्रामीण व शहरी निर्धनता, शहरी निर्धनता का सूचकांक निर्धारित किया, सूचकांक निर्धारित किया। ठीक है, और ये बनी तो थी 1989 के अंदर, और 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत की इन लोगों ने, ये भी याद रखें, 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसमें क्या था कि शहरों में औद्योगिक श्रमिक तथा गांव में कृषि श्रमिकों को आधार बनाया। इस समिति के आंकड़ों को से कभी भी NSSO ने गरीबी का मापन नहीं किया। इसका लिखेंगे कि इस समिति के आंकड़ों से, इस समिति के आंकड़ों से NSSO ने गरीबी का मापन नहीं किया, गरीबी का मापन नहीं किया। ठीक है, ये चीज अपने को इसके अंदर याद रखनी है। अगर किसी को NSSO नहीं पता है तो वो अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया है, वो जाके देख लेना, उसको समझ आ जाएगा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इस लकड़ावाला समिति को कि 1989 के अंदर तो लकड़ावाला समिति बनी थी। 1993 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने आधार माना था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कस्टमर प्राइस इंडेक्स। इन्होंने क्या किया था कि प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग निर्धनता का सूचकांक जारी किया, यानी जैसे एक तो शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। और इन्होंने क्या किया था कि शहरों में तो औद्योगिक श्रमिक ले लिए थे और गांव में कृषि श्रमिक ले लिए थे। मतलब शहरों के अंदर जो उद्योगों में काम कर लेते मजदूर वो ले लिए, और गांव में जो अपने खेतों में काम करते थे वो मजदूर ले लिए। इससे क्या हुआ कि जो शहरी मजदूर थे उनकी आय तो ज्यादा थी, लेकिन जो ग्रामीण मजदूर थे उनकी आय कम थी। इस वजह से इस समिति के आंकड़ों को NSSO ने गरीबी का मापन नहीं किया, ये खाली बन के ही रह गई। फिर अपन अगली समिति की बात करते हैं। तो अगली समिति हो जाएगी अपनी दूसरी, सुरेश तेंदुलकर समिति।
सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो ये भाई 2005 में गठन हुआ इसका, यानी 2005 में तो गठन किया गया। फिर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 2009 के अंदर। इन्होंने आधार माना था। आधार की बात करें, किस चीज़ को आधार मानकर इन्होंने गरीबी का आकलन किया, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, इस चीज को उन्होंने आधार माना था। मतलब कि मैं हर महीने कितने रुपए खर्च करता हूं, उस आधार पर इन्होंने माना था। यानी प्रति व्यक्ति, MPCEB बोलते हैं इसको, यानी प्रति व्यक्ति मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी मैं कितना खर्च करता हूँ, कितना बचाता हूँ हर एक महीने का। और फिर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का अलग अलग निकाला था, वो भी लिख लेते हैं अपन कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बोला था। ग्रामीण क्षेत्रों ने इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 27 रुपए पर डे खर्च करता है और 816 रुपए पर मंथली खर्च करता है, 816 रुपए मंथली, ये अपने को याद रखना है। और ग्रामीण शहरी का बताया था, ये तो हो गया ग्रामीण। और शहरी व्यक्ति का इन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। शहरी में बताया था कि 33 रुपए पर डे के खर्च करता हो और 1000 रुपए अगर वो महीने के खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और जब NSSO ने, अब फिर अपन बात करते हैं कि इस समिति के आंकड़ों से NSSO ने जब समिति के निर्धारण पर निर्धनता का आकलन किया तो देश की NSSO ने, फिर यहाँ लिखते हैं कि इसके अनुसार NSSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की 21.9% जनसंख्या BPL पाई गई। ये चीज अपने को याद रखनी, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। अगर सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, इन्होंने 2005 में गठन हुआ, रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की 2009 के अंदर। इन्होंने आधार माना प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी कोई व्यक्ति एक महीने के अंदर कितने रुपए तो खर्च करता है और कितने रुपए वो बचाता है। तो उन्होंने ग्रामीण और शहरी का अलग अलग निकाला। ग्रामीण के लिए इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति 27 रुपए दिन के खर्च करता है तो गरीबी रेखा में नहीं आएगा, और उस हिसाब से 816 रुपए हो गए महीने के। शहर में बात करें तो 33 रुपए दिन के और 1000 रुपए मंथली, यानी कोई व्यक्ति शहर में 1000 रुपए मंथली अगर वो खर्च कर रहा है तो वो इस समिति के आधार पर गरीबी रेखा में नहीं आता है। जब इस समिति के आंकड़ों को लेकर NSSO ने निर्धनता के आंकड़े जारी किए तब देश की 21.9% जनसंख्या BPL पाई गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट समिति की। नेक्स्ट समिति हो जाएगी सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2013 के अंदर। और इसका क्या था कि जो तेंदुलकर समिति थी ना, तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन हुआ। फिर अपन बात करते हैं कि इन्होंने कुछ संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद इन्होंने पाया कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 972 रुपए पर मासिक खर्च कर रहा है और शहरी व्यक्ति 1407 रुपए मासिक खर्च कर रहा है तो वो BPL में नहीं आएगा। तो और फिर इसके अनुसार देश की 29.5% जनसंख्या BPL पाई गई। जनसंख्या BPL पाई
गई। ठीक है, ये कुछ समितियां थी। फिर अपन कुछ लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे, ये अपन लिख लेते हैं कि 2009, 2010 से 2011 और 12 में राज्य में, यानी अपने राजस्थान में भारत की तुलना में निर्धनता अनुपात कम हुआ है। भारत की तुलना में निर्धनता अनुपात कम हुआ है। ये चीज अपने को याद रखनी है। और कितना कम हुआ है वो अभी अपन देखते हैं। तो इसमें कम की बात करते हैं, कितना कम हुआ है। तो यानी जो शहरी अनुपात था वो तो 9.2% घटा है, लेकिन जो ग्रामीण अनुपात था, ग्रामीण अनुपात की बात करें तो 11.3% बढ़ा है। ये चीज अपने को याद रखनी है। तो ये हो गई निर्धनता। निर्धनता से जुड़ी कुछ समितियां अपन ने लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति की बात कर ली। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, अपन इन दोनों का सारणी बना के अलग अलग भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि बेरोजगारी एवं दरिद्रता उन्मूलन हेतु संचालित योजनाएं, वो अपन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ये हो जाएगा संकलन क्लासेस। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। आज के लिए अपन इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।